गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब देखो, पिछले क्लास में अपन ने कोशिका चक्र या सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेल साइकिल को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। अब देखो, अपन बात करते हैं एक मानव सेल, मानव कोशिका। एक मानव कोशिका होती है, इसमें कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 2n बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं। 2n मतलब द्विगुणित या डिप्लॉइड बोलते हैं जिसको, द्विगुणित या डिप्लॉइड। तो मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अब देखो, द्विगुणित का मतलब क्या है? तो द्विगुणित का मतलब होता है कि जब गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, जब गुणसूत्र जोड़े में होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? द्विगुणित। और यदि गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते तो उनको क्या बोलेंगे? अगुणित। तो मानव कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, और यदि ये गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते तो वो क्या कहलाते हैं? अगुणित गुणसूत्र कहलाते हैं। क्लियर बात? तो द्विगुणित का मतलब है जोड़े में उपस्थित होना, और अगुणित का मतलब होता है सिंगल, यानी जोड़े में नहीं होते हैं। तो देखो, जो मानव कोशिका होती है, ठीक है, इसका अपन एक डायग्राम लेते हैं। ये एक कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या मिलेगा? केंद्रक। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। ऐसे टोटल कितने गुणसूत्र मिलेंगे? 46। ठीक है, ऐसे मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। ठीक है, तो 2n बराबर गुणसूत्र कितने हो गए? 46। ठीक है, अब देखो, अपन एक गुणसूत्र को बड़ा करके देखें, यानी एक गुणसूत्र की संरचना देखेंगे। ठीक है, ये गुणसूत्र है और इसके अंदर क्या मिलेगा अपन को? डीएनए। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए। तो ये एक क्या हो गया? गुणसूत्र। एक गुणसूत्र। अब अपन बात करें क्रोमेटिड की। अभी तक देखो, अपन ने क्रोमेटिड की बात नहीं की थी। गुणसूत्र की संरचना में भी अपन ने क्रोमेटिड की बात नहीं की थी। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अपन, ये क्रोमेटिड क्या है और गुणसूत्र क्या है, दोनों में क्या अंतर है या क्या समानता है। तो यहां पर तो देखो, यही एक गुणसूत्र है और यही क्या है? एक क्रोमेटिड।
यही क्या है, एक क्रोमेटिड। ठीक है, यही गुणसूत्र है और यही क्या है, क्रोमेटिड। अब देखो, अपन पढ़ रहे थे सेल साइकिल। सेल साइकिल में अपन ने G1 प्रावस्था देखी थी, G2 प्रावस्था देखी थी, S प्रावस्था देखी थी और G2 प्रावस्था देखी थी। क्लियर बात? अब देखो, G1 प्रावस्था में जो गुणसूत्र होता है उसमें एक ही क्रोमेटिड होता है। G1 प्रावस्था में गुणसूत्र में क्या मिलेगा आपको, एक ही क्रोमेटिड। ठीक है, G1 प्रावस्था में क्या हो रहा था, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण। कौन सी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, जिनकी आवश्यकता S प्रावस्था में होती है, उस आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है, G1 प्रावस्था में। तो देखो, G1 प्रावस्था में अपन बात करें तो गुणसूत्र तो होगा एक तो क्या होगा, गुणसूत्र। ठीक है, एक ही क्या होगा, क्रोमेटिड। एक ही क्या होगा, क्रोमेटिड। ठीक है, तो गुणसूत्र कैसा है, 2N और क्रोमेटिड को अपन क्या लिख देते हैं, 2C। तो G1 प्रावस्था में डीएनए या क्रोमेटिड क्या है, 2C है और गुणसूत्र क्या है, 2N। क्लियर बात? अब देखो, जब कोशिका G1 प्रावस्था से किस में जाएगी, S प्रावस्था में। किस में जाएगी, S प्रावस्था। तो मैंने बताया था, इस S प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि जब कोशिका विभाजित होगी तो इस कोशिका में जितना डीएनए है वो ही डीएनए दूसरी कोशिका में भी होगा। मतलब इस S प्रावस्था में इस डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी, डबल। S प्रावस्था में डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहां पर डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण होता है। क्लियर बात? तो देखो, जैसे ही यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमेटिड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो ध्यान रखना, G1 प्रावस्था में एक गुणसूत्र था 2N और एक क्रोमेटिड था 2C, लेकिन इस S प्रावस्था में गुणसूत्र तो क्या रहेंगे, 2N ही रहेंगे। गुणसूत्र तो क्या रहेंगे, 2N ही रहेंगे, लेकिन जो क्रोमेटिड था, ये क्रोमेटिड क्या हो जाएगा, 4C। क्रोमेटिड की संख्या कितनी हो गई यहां पर, 2। तो 2 क्रोमेटिड कैसे हो जाएंगे, 4C। यहां पर कैसे थे, 2C। तो ध्यान रखना, यदि G1 प्रावस्था में डीएनए की मात्रा 2C है तो S प्रावस्था में डीएनए की मात्रा कितनी हो जाती है, 4C। यानी यहां पर क्रोमेटिड की संख्या 1 होती है और यहां पर क्रोमेटिड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि यहां पर क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। तो G1 प्रावस्था में भी सेम यही कंडीशन रहेगी, G2 में। G2 प्रावस्था में क्रोमेटिड की संख्या कितनी होगी, 2, यानी 4C और गुणसूत्र 2N होगा। क्लियर बात?
अब देखो इसको एक मैं छोटे से चार्ट के द्वारा आपको क्लियर कर देता हूं। यहां लिखिए पढ़ने अवस्था, ठीक है। यहां लिखिए गुणसूत्र संख्या, और इधर लिख दिया पढ़ने डीएनए या क्रोमेटिड की संख्या, डीएनए या क्रोमेटिड की संख्या। अब भाई एक चीज का और ध्यान रखना, अपन जीवन एस और G2 किसके भाग है, ये इंटरफेज के। और आपको पता है कि जो इंटरफेज अवस्था होती है इसमें गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। तो जीवन एस और जो G2 प्रावस्थाएं होती हैं इनमें गुणसूत्र क्रोमेटिन रेशो के रूप में पाए जाते हैं। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर गुणसूत्र बनाया था। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन इसकी जीवन अवस्था की, क्योंकि इंटरफेज में सबसे पहले क्या आती है, जीवन। तो जीवन प्रावस्थाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, 2 है। क्या होगी, 2 है। और डीएनए या क्रोमेटिड की संख्या भी क्या होती है, 2C। क्लियर बात। जीवन प्रावस्था के बाद कौन सी आती है, एस प्रावस्था। इस एस प्रावस्था में क्या होता है, रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृतिकरण होता है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा तो गुणसूत्र की संख्या तो क्या होगी, 2 है। यानी गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। गुणसूत्र तो क्या रहेगा, 2n ही रहेगा। लेकिन क्रोमेटिड की संख्या क्या हो जाती है, 1 से 2 हो जाती है। तो क्रोमेटिड की संख्या यहां पर 2C से क्या हो जाएगी, 4C। क्लियर बात। अब इसके बाद कौन सी प्रावस्था आएगी, G2। तो G2 प्रावस्था में भी गुणसूत्रों की संख्या तो क्या रहेगी, 2 है। और डीएनए या क्रोमेटिड की संख्या क्या हो जाएगी, 4C। क्लियर बात। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्या यदि जीवन प्रावस्था में डीएनए की मात्रा 2C है तो S और G2 प्रावस्था में डीएनए या क्रोमेटिड की संख्या कितनी होती है, 4C होती है। क्लियर बात। अब इसके बाद देखो यहां पर मैंने बताया था क्रोमेटिड एक ही होता है। क्रोमेटिड की संख्या क्या होगी, 1। यहां पर रेप्लिकेशन हो गया तो क्रोमेटिड की संख्या कितनी हो जाएगी, डबल। क्रोमेटिड की संख्या क्या हो जाएगी, डबल। और इन क्रोमेटिड को क्या बोलेंगे अपन, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। तो पता चल गया सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। ये जो डीएनए है इस डीएनए की एक और कॉपी बन जाती है। तो एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड कितने हो जाते हैं, 2। उसी को क्या बोलते हैं अपन, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। तो यहां पर भी क्रोमेटिड की संख्या कितनी होगी, 2। क्लियर बात। लेकिन ये ऐसी संरचना जीवन एस और G2 प्रावस्था में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जीवन एस और G2 प्रावस्था में ये जो गुणसूत्र हैं ये क्रोमेटिन जाल के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर बात। ठीक है। अब देखो इसके बाद
अब देखो इसके बाद अपन देखते हैं एम फेज। ठीक है, एम अवस्था, एम फेज या एम अवस्था। इंटरफेज क्लियर हो गई है। इंटरफेज के बाद आती है कौन सी? एम फेज। अब देखो एम फेज क्या है? इस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है। इंटरफेज में कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है और यहां पर क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, तो देखो इस एम फेज में अपन क्या क्या देखेंगे? एक तो अपन पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। एक आता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन और एक आता है इसमें असूत्री विभाजन, वो बाद में देखेंगे अपन। समसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? माइटोसिस की। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। अब ये जो माइटोसिस है या समसूत्री विभाजन है, कौन सी कोशिकाओं में होगा? कायिक कोशिकाओं में होगा या जनन कोशिकाओं में होगा? तो आपको ध्यान रखना है समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में भी होता है और जनन कोशिकाओं में भी होता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। इसके बाद समसूत्री विभाजन अगुणित कोशिका में होगा या द्विगुणित कोशिका में? तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है समसूत्री विभाजन अगुणित कोशिकाओं में भी होता है और द्विगुणित कोशिकाओं में भी होता है। क्लियर बात? जनन कोशिकाओं में भी होगा, कायिक कोशिकाओं में भी होगा, अगुणित कोशिकाओं में भी होगा और द्विगुणित कोशिकाओं में भी होगा। क्लियर बात? तीसरी बात ध्यान रखना, जो समसूत्री विभाजन होता है यानी एक से कितनी कोशिकाएं बढ़ती है? दो। तो दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। यानी समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बढ़ती हैं और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। यानी इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरी बात क्लियर? अब इसके बाद देखो समसूत्री विभाजन में दो कोशिकाएं बढ़ती हैं और दोनों कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से एक समान होती है, यानी एक दूसरे की क्या होती है? क्लोन। तो ये तीन चार बातें हैं, ध्यान रखना। समसूत्री विभाजन, पहला बिंदु ध्यान रखना है कायिक कोशिका, कायिक व जनन दोनों कोशिकाओं में होता है। क्लियर बात? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होगा और जनन कोशिकाओं में भी होता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? यह है अगुणित कोशिकाओं व द्विगुणित कोशिकाओं दोनों में होता है। क्लियर बात? अगुणित कोशिकाओं में भी होता है और द्विगुणित कोशिकाओं में भी
होता है। तीसरी बात, इस विभाजन के दौरान, इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ठीक है, चौथी बात मैंने क्या बताई थी कि जो एक समसूत्री है या एक माइटोसिस है, एक समसूत्री विभाजन से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। एक समसूत्री विभाजन से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और ये दोनों पुत्री कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से कैसी होगी? एक समान होती है। दोनों पुत्री कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से एक समान होती है। क्लियर बात? मतलब एक दूसरे की क्या होती है? क्लोन होती है। तो समसूत्री विभाजन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। ठीक है, या अलैंगिक जनन होता है। वो अलैंगिक जनन क्या है? एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये कुछ विशेष बिंदु हैं जो आपको समसूत्री विभाजन में ध्यान रखने हैं। क्लियर बात? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो क्या कि अपन माइटोसिस या समसूत्री विभाजन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस का अध्ययन करने के लिए माइटोसिस का अध्ययन करने के लिए प्याज की मूल शीर्ष का उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना, माइटोसिस का अध्ययन करने के लिए अपन प्याज की मूल शीर्ष का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्याज की मूल शीर्ष होती है ये एक बेहतर रूप से विभाजन करती है और इसमें गुणसूत्र होते हैं वो भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए प्याज की मूल शीर्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कुछ बिंदु हैं जो समसूत्री विभाजन के बारे में आपको पता रखना है। ठीक है, अब आगे देखो। एक स्पेसिकल केस देखते हैं और स्पेसिकल केस क्या है? एकल कोशिका विभाजन। एकल
कोशिका विभाजन। अब ये एकल कोशिका विभाजन क्या है? तो देखो, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल क्या होगी? समसूत्री विभाजन करेगी, और समसूत्री विभाजन करके कितनी कोशिकाएं बनाएगी? 2। अब जो 2 कोशिकाएं बनती हैं, इनमें से एक कोशिका विभाजित नहीं होती, केवल एक ही कोशिका क्या होगी? आगे विभाजन करेगी, ठीक है। फिर ये कोशिका क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है, तो ये कितनी कोशिकाएं बनाएगी? 2 कोशिकाएं बनाएगी, ठीक है। इन 2 में से फिर ये एक कोशिका होती है, ये विभाजन नहीं करती, ये एक ही कोशिका क्या करेगी? विभाजन करेगी। क्लियर बात? यहां पर भी ये एक ही कोशिका विभाजन करेगी और आगे फिर 2 कोशिकाएं बनाएगी, ठीक है। इन 2 में से फिर ये एक सेल विभाजन नहीं करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है, उसे एकल कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसे एकल कोशिका विभाजन। अब देखो यहां पर हो गया फर्स्ट विभाजन, कितनी कोशिकाएं बनी? 2। यहां पर हुआ सेकंड विभाजन, कितनी कोशिकाएं बनी? 3। यहां पर हुआ थर्ड विभाजन, कितनी कोशिकाएं बनी? 4। क्योंकि इस विभाजन में 2 कोशिकाएं बढ़ती हैं, उनमें से एक स्थायी हो जाती है, एक सेल विभाजन नहीं करती, केवल एक ही कोशिका विभाजन करती है, इसलिए यहां पर कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? कम। देखो, पहला विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, एक स्थायी हो गई, एक ही ने क्या किया? विभाजन, ठीक है। तो 2 कोशिकाएं बनी थी, यहां पर दूसरा विभाजन हुआ तो 2 से देखो कितनी कोशिकाएं बनी? 3। और तीसरा विभाजन हुआ तो 3 से कितनी कोशिकाएं बनी? 4, ठीक है। यानी यहां पर एक कोशिका ही क्या करती है? विभाजन करती है। और ऐसा विभाजन किसमें मिलेगा? तो ध्यान रखना, ये जो एकल कोशिका विभाजन है, ये पादपों में पाया जाता है। किसमें मिलेगा? पादपों में। कब होता है? जब मूल का दीर्घीकरण होता है, जब मूल का दीर्घीकरण होता है तो उसमें एकल कोशिका विभाजन पाया जाता है। क्लियर बात? तो ये हो गया स्पेसिफिक केस, जिसमें अपन ने क्या देखा? एकल कोशिका विभाजन। अब इसके बाद देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? माइटोसिस। माइटोसिस, इस माइटोसिस की 2 प्रावस्थाएं होती हैं। माइटोसिस की 2 प्रावस्थाएं होती हैं। एक तो होती है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और
कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन। तो ध्यान रखना, समसूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब ध्यान रखना है, पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा या साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन। और जब केंद्रक विभाजित होकर के एक से दो केंद्रक बना लेता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो पहले केंद्रक विभाजन होगा और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। जैसे अपने पास ये एक कोशिका है, ये कोशिका पहले क्या करेगी, केंद्रक का विभाजन करेगी। और एक से कितने केंद्रक बन जाएंगे, दो केंद्रक। जब दो केंद्रक बन जाएंगे तो उसके बाद ये दोनों केंद्रक क्या करेंगे, कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब देखो, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इनको डिटेल से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन। अब देखो, जो केंद्रक विभाजन होता है, इस केंद्रक विभाजन की चार प्रावस्थाएं होती हैं। केंद्रक विभाजन की कितनी प्रावस्थाएं होगी, चार। चार कौन कौन सी, नंबर एक प्रोफेज, नंबर दो मेटाफेज, नंबर तीन एनाफेज और नंबर चार टीलोफेज। ठीक है, चार प्रावस्थाएं होती हैं। पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। ये केंद्रक विभाजन की चार प्रावस्थाएं होती हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले विभाजन की तैयारी होगी। और विभाजन की तैयारी वाली अवस्था को अपन ने क्या बोला था, इंटरफेज। और इंटरफेज की तीन प्रावस्थाएं बताई थी, G1, S, G2। ठीक है, इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनको।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो देखो ये तीन प्रावस्थाएं हैं, ये तो किसकी है, इंटरफेज की। ठीक है, और ये जो चार प्रावस्थाएं हैं ये किसकी है, एम फेज की, एम प्रावस्था। क्लियर बात। यहां पर गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, गुणसूत्र क्रोमेटिन रेशो के रूप में पाए जाते हैं। और यहां पर क्या होगा, जो गुणसूत्र है वो संगमित हो जाते हैं, सॉरी जो क्रोमेटिन रेशे हैं, क्रोमेटिन रेशे संगमित होकर के गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर इंटरफेज में तो क्या होगा, क्रोमेटिन रेशे पाए जाते हैं, क्रोमेटिन रेशे पाए जाते हैं। और इस एम प्रावस्था में क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखना, क्रोमेटिन रेशे संगठित होकर गुणसूत्र बनाते हैं या गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। क्लियर बात। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने आपको बता दिया पहले क्या, कि यहां पर क्रोमेटिन की संख्या एक ही होगी, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा तो क्रोमेटिन की संख्या 2 हो जाएगी। गुणसूत्र एक, क्रोमेटिन, यहां पर गुणसूत्र एक था, क्रोमेटिन भी एक ही होता है। यहां पर गुणसूत्र एक होता है और क्रोमेटिन कितने हो जाएंगे, 2, 4C, यानी यहां क्रोमेटिन 2C थे तो यहां क्रोमेटिन कैसे हो जाएंगे, 4C, यहां पर भी क्रोमेटिन क्या रहेंगे, 4C, यानी 2 क्रोमेटिन। तो जीवन प्रावस्था थी, उसमें मैंने आपको बताया था गुणसूत्र और क्रोमेटिन में कोई अंतर नहीं है, जीवन प्रावस्था तक गुणसूत्र और क्रोमेटिन एक ही होते हैं। क्लियर बात। ठीक है, अब देखो एक एक को अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अब इन चारों प्रावस्थाओं को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।